नमस्कार दोस्तों। लिसन गुड थिंक गुड पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि उन महान विचारों को जीते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में फोकस की कमी महसूस करते हैं या आपको लगता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा, तो आज की ये ऑडियो बुक खास आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक द वन थिंग की। ये किताब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल पर टिकी है। वो कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करना सफलता की निशानी है, लेकिन ये किताब उस झूठ को बेनकाब करती है। ये हमें सिखाती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को बिखेरना नहीं, बल्कि उसे एक बिंदु पर फोकस करना होगा। इस किताब को लिखा है गैरी केलर और जे पापाज़न ने। गैरी केलर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक केलर विलियम्स रियल्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने खुद अपनी लाइफ में गिरते हुए समय में इस वन थिंग के सिद्धांत को अपनाया और अपनी कंपनी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। उनके साथ जे पापासन ने मिलकर इस दर्शन को शब्दों में पिरोया है ताकि हर आम इंसान अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप पूरा दिन बहुत व्यस्त रहे, पागलों की तरह काम किया, लेकिन दिन खत्म होने पर जब आपने पीछे मुड़कर देखा तो आपको लगा कि वाकई में कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रैक्शन की बाढ़ आई हुई है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सफलता की चाबी उन 100 कामों में नहीं है जो आप रोज करते हैं, बल्कि उस एक काम में छिपी है जिसे आप शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोचने की दिशा बदलने वाले हैं। दोस्तों, द वन थिंग के पहले हिस्से में आपका स्वागत है। इसे लेखक ने नाम दिया है द लाइज। हम अक्सर अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो हम चाहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम कुछ ऐसे झूठों को सच मान बैठे हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झूठ हमें व्यस्त तो रखते हैं, पर सफल नहीं होने देते। आइए एक एक करके इन 6 झूठों का पर्दाफाश करते हैं। टॉपिक 1, सब कुछ बराबर मायने रखता है। एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं? फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग उसी समय में पहाड़ खड़ा कर देते हैं और कुछ लोग सिर्फ छोटी छोटी झाड़ियों में उलझकर रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण एक झूठ है जिसे हम सच मान बैठे हैं, और वो झूठ है कि सब कुछ बराबर मायने रखता है। लेखक गैरी केलर कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं तो हम अक्सर टू डू लिस्ट के शिकार हो जाते हैं। हम लिस्ट में उन कामों को पहले टिक करते हैं जो आसान होते हैं, ताकि हमें ये महसूस हो कि हमने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन असलियत में व्यस्त रहना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। यहाँ काम आता है 80-20 का नियम, पैरेटो प्रिंसिपल। ये नियम कहता है कि आपके द्वारा किए गए 20% प्रयास ही आपके 80% परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी आपकी लिस्ट के 10 कामों में से सिर्फ 2 काम ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बाकी 8 काम सिर्फ आपका समय काटने के लिए हैं। अजय एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है। वो बहुत मेहनती है। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक अपने लैपटॉप से चिपका रहता था। अगर आप अजय की टू डू लिस्ट देखेंगे तो उसमें 20 से भी ज़्यादा काम लिखे होते थे, जैसे पुराने क्लाइंट्स के मेल चेक करना, अपनी फाइल्स को फोल्डर्स में अरेंज करना, सोशल मीडिया पर कमेंट्स का जवाब देना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना और अपने पुराने पोर्टफोलियो में छोटे मोटे सुधार करना। दिन के खत्म होने पर अजय बड़े गर्व से अपनी लिस्ट के 15-16 कामों पर टिक लगाता था। उसे लगता था कि उसने आज बहुत काम किया। लेकिन जब महीने का अंत आता और वो अपना बैंक बैलेंस देखता तो उसे निराशा होती। उसकी कमाई वहीं की वहीं थी। वो थक रहा था, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। एक दिन अजय ने द वन थिंग पढ़ी और उसे अपनी गलती समझ आई। उसने अपनी लिस्ट का बारीकी से विश्लेषण किया और खुद से एक कड़वा सवाल पूछा, इन 20 कामों में से वो कौन सा काम है जो असल में मेरे घर का किराया देता है और मुझे ग्रोथ दिलाता है? उसे जवाब मिला, नए संभावित क्लाइंट्स को ढूंढना और उन्हें कस्टमाइज्ड प्रपोजल भेजना। अजय ने पाया कि वो दिन भर में इस एक काम को सबसे आखिर में करता था या थका होने के कारण टाल देता था। उसने अपनी रणनीति बदली। अब वो सुबह उठते ही सबसे पहले 3 घंटे सिर्फ प्रपोजल भेजने पर लगाता। उसने फाइल्स अरेंज करने और कमेंट्स का जवाब देने जैसे कामों को या तो छोड़ दिया या दिन के अंत के लिए रखा जब उसकी एनर्जी कम होती थी। परिणाम, पहले ही महीने में उसे 2 ऐसे बड़े क्लाइंट्स मिले जिनका एक प्रोजेक्ट उसके पुराने 10 प्रोजेक्ट्स के बराबर था। अगले 2 महीनों में उसकी इनकम दुगनी हो गई। अजय अब कम काम कर रहा था, लेकिन सही काम कर रहा था।
दोस्तों, अजय की कहानी हम सबकी कहानी है। हम ज़रूरी कामों के चक्कर में महत्वपूर्ण कामों को भूल जाते हैं। अपनी टू डू लिस्ट को तब तक छोटा करते रहिए जब तक कि आपके पास सिर्फ वो एक काम न बचे जो सबसे ज़रूरी है। जब आप उस एक काम को पूरी ताकत से करते हैं तो बाकी सारे काम या तो अपने आप हो जाते हैं या फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं रहती। याद रखिए, हर चीज़ मायने रखती है, पर सब कुछ बराबर मायने नहीं रखता। क्या आप तैयार हैं अगले झूठ का पर्दाफाश करने के लिए? अगला टॉपिक है मल्टीटास्किंग। क्या एक साथ कई काम करना वाकई में बुद्धिमानी है? जानेंगे अगले भाग में। टॉपिक 2, मल्टीटास्किंग एक झूठ है। मल्टीटास्किंग इज अ लाई। दोस्तों, आज के दौर में मल्टीटास्किंग को एक सुपर पावर की तरह देखा जाता है। रेज्यूमे में लोग बड़े गर्व से लिखते हैं कि आई एम अ ग्रेट मल्टीटास्कर। हमें लगता है कि एक साथ फोन पर बात करना, ईमेल टाइप करना और साथ ही लंच करना हमें बहुत स्मार्ट बनाता है। लेकिन सच तो ये है कि मल्टीटास्किंग ना तो स्मार्ट है और ना ही प्रभावशाली। गैरी केलर इस किताब में एक कड़वा सच बताते हैं। मल्टीटास्किंग असल में एक धोखा है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह नहीं है जो एक साथ कई प्रोग्राम्स को फुल स्पीड पर चला सके। हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही काम पर पूरी तरह केंद्रित हो सकता है। जब हम कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो हम असल में काम नहीं कर रहे होते, बल्कि हम बहुत तेजी से अपने ध्यान को एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहे होते हैं। इस स्विचिंग में हमारा दिमाग एक कीमत चुकाता है, जिसे लेखक स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। हर बार जब आप काम बदलते हैं, तो आपका दिमाग फोकस करने की लय खो देता है, जिससे समय की बर्बादी होती है और काम में गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। नेहा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर है और खुद को क्वीन ऑफ मल्टीटास्किंग मानती है। एक दिन नेहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार कर रही थी। उसी समय उसके फोन पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस आने लगे। नेहा ने सोचा, अरे बस 1 सेकंड ही तो लगेगा जवाब देने में। वो रिपोर्ट भी लिख रही थी, बीच बीच में फोन चेक कर रही थी और साथ ही साथ अपनी टीम के छोटे मोटे सवालों के जवाब भी दे रही थी। उसे लग रहा था कि वो बहुत तेज काम कर रही है। शाम को जब उसने अपनी रिपोर्ट फाइनल की और अपने बॉस को भेजी, तो आधे घंटे बाद ही उसे कॉल आया। बॉस ने कहा, नेहा, इस रिपोर्ट में डेटा की बहुत बड़ी गलतियां हैं और निष्कर्ष भी सही नहीं लग रहा। नेहा सन्न रह गई। उसे लगा कि उसने पूरा दिन मेहनत की, फिर भी रिजल्ट खराब क्यों आया। नेहा ने गहराई से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि जब वो व्हाट्सएप का जवाब दे रही थी, तब उसका दिमाग रिपोर्ट के लॉजिक से हट गया था। फिर जब वो वापस रिपोर्ट पर आई, तो उसे फिर से उस पुराने फोकस तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट लग रहे थे। इस भाग दौड़ में उसकी कंसंट्रेशन पूरी तरह बिखर चुकी थी। अगले दिन नेहा ने एक प्रयोग किया। उसने अपने कैबिन का दरवाज़ा बंद किया, फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर डाला और अगले 2 घंटे सिर्फ रिपोर्ट पर काम किया। जानते हैं क्या हुआ? जो काम उसने कल पूरे दिन में गलतियों के साथ किया था, वो आज सिर्फ 90 मिनट में बिना किसी गलती के पूरा हो गया। दोस्तों, नेहा की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक साथ 2 खरगोशों का पीछा करते हैं, तो हमारे हाथ एक भी नहीं आता। मल्टीटास्किंग सिर्फ आपको व्यस्त दिखाती है, सफल नहीं बनाती। अगर आप असाधारण परिणाम चाहते हैं, तो एक समय में सिर्फ एक ही काम, वन थिंग करें। अपने फ़ोन को दूर रखें, ब्राउज़र के फालतू टैब्स बंद करें और खुद को उस एक काम में डुबो दें। याद रखिए, एकाग्रता ही वो जादुई चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। क्या आप जानते हैं कि सफल होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है? सुनिए अगला भाग, जहां हम तीसरे झूठ का पर्दाफाश करेंगे, एक अनुशासित जीवन। टॉपिक 3, एक अनुशासित जीवन, अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। दोस्तों, जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हम अक्सर कहते हैं, वाह, ये कितना डिसिप्लिन्ड इंसान है। हमें लगता है कि सफलता पाने के लिए हमें अपनी पूरी जिंदगी को एक सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह बनाना होगा। हर पल पर नजर रखनी होगी और हमेशा खुद को काबू में रखना होगा। लेकिन गैरी केलर यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सफलता के लिए आपको एक अनुशासित इंसान बनने की जरूरत नहीं है। चौंक गए ना? सच तो ये है कि आपको सफल होने के लिए सिर्फ उतना ही अनुशासन चाहिए जो एक हैबिट बना सके। अनुशासन एक इंजन की तरह है, जिसे स्टार्ट करने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। लेकिन एक बार जब गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है और आदत के ट्रैक पर आ जाती है, तो वो अपने आप चलने लगती है। सफल लोग असल में बहुत ज्यादा अनुशासित नहीं होते, वे बस कुछ सही आदतों को चुनने में अनुशासन दिखाते हैं। मिलिए राहुल से। राहुल का वजन बढ़ गया था और वो फिट होना चाहता था। उसने कसम खाई कि वो बहुत अनुशासित बनेगा।
उसने पहले ही दिन से सुबह 5 बजे उठना, 5 किलोमीटर दौड़ना, जिम जाना और सख्त डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया। पहले 4-5 दिन तो राहुल ने बहुत अनुशासन दिखाया, लेकिन 10वें दिन तक आते आते उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसे लगने लगा कि इतनी मेहनत और इतना अनुशासन उसके बस की बात नहीं है। उसने हार मान ली। अगले महीने राहुल ने द वन थिंग पढ़ी। उसने इस बार तरीका बदला। उसने तय किया कि वो पूरी लाइफ को अनुशासित नहीं करेगा, वो सिर्फ एक आदत बनाएगा, सुबह सिर्फ 20 मिनट टहलना। शुरुआत में उसे सिर्फ इन 20 मिनटों के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ा। उसे बिस्तर से उठने में मुश्किल हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, बस 20 मिनट ही तो है। लगभग 66 दिन तक रोज ऐसा करने के बाद एक चमत्कार हुआ। अब राहुल को टहलने जाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। अब वो सुबह उठता और अपने आप उसके हाथ जूतों की तरफ बढ़ जाते। अनुशासन अब आदत बन चुका था। जब टहलना आसान हो गया तो उसने अगली आदत हेल्दी नाश्ता करने की बनाई। धीरे धीरे बिना किसी भारी स्ट्रेस के राहुल फिट हो गया। लोग कहने लगे राहुल कितना अनुशासित है, लेकिन राहुल जानता था कि वो अनुशासित नहीं है, उसने बस अपनी आदतों को सही दिशा दे दी है। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। आप अपनी पूरी लाइफ को एक साथ नहीं सुधार सकते। सफलता असल में एक अनुशासन की दौड़ है, जो तब तक चलती है जब तक वो काम आपकी आदत न बन जाए। शोध बताते हैं कि एक नई आदत बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। तो आपको जीवन भर के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उन 66 दिनों के लिए कड़ा अनुशासन चाहिए। एक बार जब वो काम आपकी आदत बन गया तो आपको उसे करने में मेहनत नहीं लगेगी और सफलता आपके लिए आसान हो जाएगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन के अंत में आप फैसले लेने में बहुत थका हुआ महसूस करते हैं? क्या विल पावर को जब चाहो तब इस्तेमाल किया जा सकता है? अगले भाग में हम चौथे झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इच्छा शक्ति हमेशा आपके पास होती है। दोस्तों, हम अक्सर खुद से कहते हैं, अगर मेरा मन साफ है और मेरा इरादा पक्का है तो मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूं। हमें लगता है कि विल पावर एक ऐसा स्विच है जिसे हम जब चाहें ऑन कर सकते हैं। लेकिन गैरी केलर इस किताब में एक बहुत ही कड़वा सच बताते हैं। वे कहते हैं कि इच्छा शक्ति असीमित नहीं है, यह आपके मोबाइल फोन की बैटरी की तरह है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति की बैटरी 100% चार्ज होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, हर फैसला जो आप लेते हैं, हर बार जब आप खुद को किसी लालच से रोकते हैं या ऑफिस के किसी मुश्किल काम पर दिमाग लगाते हैं, तो आपकी बैटरी धीरे धीरे कम होने लगती है। दिन के अंत तक आते आते ये बैटरी रेड जोन में पहुंच जाती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इच्छा शक्ति ऑन विल कॉल नहीं होती, यानी आप इसे जब चाहे तब इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप अपना सबसे महत्वपूर्ण काम वन थिंग तब करने बैठेंगे जब आपकी बैटरी 5% बची है, तो यकीन मानिए आप हार जाएंगे। समीर ने नए साल पर कसम खाई थी कि वो अपनी डाइट पर कंट्रोल करेगा और शाम को ऑफिस से आने के बाद अपनी साइड बिजनेस की प्लानिंग पर काम करेगा। सुबह समीर जोश से भरा होता था। ऑफिस में ब्रेकफास्ट के समय जब उसके सामने समोसे आए तो उसने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया और कहा, नहीं, मुझे फिट रहना है। दोपहर में जब बॉस ने उसे डांटा, तब भी उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए इच्छा शक्ति खर्च की। पूरे दिन छोटे बड़े फैसले लेते लेते समीर की इच्छा शक्ति की बैटरी काफी कम हो गई थी। शाम को 7 बजे समीर घर पहुंचा। वो बुरी तरह थका हुआ था। अब समय था उसकी वन थिंग यानी साइड बिजनेस की प्लानिंग करने का। लेकिन जैसे ही वो लैपटॉप खोलने बैठा, उसके दिमाग ने जवाब दे दिया। बैटरी डेड हो चुकी थी। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, डिनर में क्या खाओगे? पिज़्ज़ा मंगवा लें? सुबह जो समीर समोसे को मना कर चुका था, अब उसके पास पिज़्ज़ा को मना करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। उसने पिज़्ज़ा भी खाया और काम भी नहीं किया। समीर को लगा कि वो कमज़ोर है, लेकिन असल में उसने अपने सबसे कीमती ऊर्जा यानी इच्छा शक्ति को दिन भर के फालतू कामों में खर्च कर दिया था। दोस्तों, समीर की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम अपनी इच्छा शक्ति को पूरे दिन के लिए बचाकर नहीं रख सकते। अपनी वन थिंग को तब करें जब आपकी इच्छा शक्ति की बैटरी फुल हो, यानी सुबह के समय। दिन के सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले निपटाएं। अगर आप उसे शाम के लिए टालेंगे तो आपकी थकी हुई इच्छा शक्ति आपको हारने पर मजबूर कर देगी। याद रखिए, इच्छा शक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा आपके बुलावे पर हाजिर रहे। ये एक रिसोर्स है, इसे समझदारी से खर्च करें। अपने सबसे बड़े लक्ष्य को अपना सबसे ताज़ा समय दें। क्या आप एक बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश में थक चुके हैं? क्या वाकई संतुलन जैसा कुछ होता है? अगले भाग में हम 5वें झूठ का पर्दाफाश करेंगे, एक संतुलित जीवन। टॉपिक 5, एक संतुलित जीवन।
अ बैलेंस्ड लाइफ। दोस्तों, आज की दुनिया में वर्क लाइफ बैलेंस यानी एक संतुलित जीवन को सफलता का पैमाना माना जाता है। हमें सिखाया जाता है कि हमें हर चीज को, चाहे वो काम हो, परिवार हो, स्वास्थ्य हो या शौक हो, सबको बराबर समय और बराबर ध्यान देना चाहिए। हमें लगता है कि अगर हम बीच के रास्ते पर चलेंगे तो हम खुश रहेंगे। लेकिन गैरी केलर कहते हैं कि बैलेंस एक धोखा है। असाधारण परिणाम कभी भी बीच में रहने से नहीं मिलते। अगर आप किसी एक चीज में महान बनना चाहते हैं तो आपको उस दिशा में असंतुलित होना पड़ेगा। आपको अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा उस एक काम को देना होगा। लेखक कहते हैं कि संतुलन जैसा कुछ नहीं होता, जो होता है उसे वो काउंटर बैलेंसिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप काम कर रहे हो तो अपनी पूरी ऊर्जा काम की ओर झुका दे, और फिर जब आप परिवार के साथ हो तो अपनी पूरी ऊर्जा उनकी तरफ मोड़ दें। सफलता के लिए आपको एक दिशा में बहुत दूर तक जाना पड़ता है। इसे एक ऐसी कहानी से समझते हैं जो हर कामकाजी इंसान के दिल को छुएगी। मिलिए रमन से। रमन एक बड़ा आर्किटेक्ट बनना चाहता था। उसने सुना था कि एक सफल इंसान वही है जिसका जीवन पूरी तरह संतुलित हो। तो रमन ने क्या किया? उसने अपने 24 घंटों को बराबर हिस्सों में बांट दिया। 8 घंटे काम, 8 घंटे परिवार और 8 घंटे बाकी सब। रमन ने कभी भी काम में वो अतिरिक्त मेहनत नहीं की जो उसे दूसरों से अलग बनाती, क्योंकि उसे डर था कि उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। नतीजा ये हुआ कि 10 साल बाद भी रमन एक औसत आर्किटेक्ट ही रहा। एक दिन रमन ने कोका कोला के पूर्व सीईओ ब्रायन डायसन का एक मशहूर भाषण सुना। उन्होंने कहा था कि कल्पना कीजिए कि जीवन 5 गेंदों को हवा में उछालने का खेल है। ये गेंदें हैं काम, परिवार, स्वास्थ्य, मित्र और आत्मा। उन्होंने बताया कि काम एक रबर की गेंद है। अगर यह आपके हाथ से छूट जाए और गिर जाए तो ये वापस उछलकर आपके पास आ जाएगी। यानी अगर आप करियर में थोड़े समय के लिए पीछे हटते हैं तो आप फिर से वापसी कर सकते हैं। लेकिन बाकी 4 गेंदें, परिवार, स्वास्थ्य, मित्र और आत्मा, कांच की बनी हैं। अगर इनमें से कोई भी एक गिर गई तो वो टूट जाएगी, उसमें दरार आ जाएगी या वो बिखर जाएगी। वो कभी पहले जैसी नहीं होगी। रमन को अपनी गलती समझ आई। उसने ऑफिस में असंतुलन को अपनाया। जब वो ऑफिस में होता तो वो अपनी वन थिंग पर इतना ध्यान देता कि दुनिया भूल जाता। लेकिन जैसे ही वो घर की दहलीज पर कदम रखता, वो अपनी प्रायोरिटी बदल देता और अपना पूरा ध्यान कांच की गेंदों यानी अपने परिवार और स्वास्थ्य पर लगाता। उसने बैलेंस करना नहीं बल्कि काउंटर बैलेंस करना सीख लिया था। दोस्तों, रमन की कहानी हमें सिखाती है कि हम हर चीज को एक साथ बराबर समय नहीं दे सकते। असाधारण सफलता पाने के लिए आपको काम के क्षेत्र में असंतुलन को अपनाना होगा, यानी अपनी वन थिंग को सबसे ज्यादा समय देना होगा। लेकिन याद रखिए, अपने पर्सनल लाइफ में लंबे समय तक असंतुलित ना रहें। अपनी कांच की गेंदों का ख्याल रखें। सफलता ये नहीं है कि आप हर चीज को एक साथ लेकर चलें, बल्कि ये है कि आप कब किस चीज की ओर झुकना जानते हैं। मीडियोक्रिटी के बीच में ना रुके, महानता के लिए एक तरफ झुकना सीखें। क्या आप बड़े लक्ष्यों से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि बड़ा सोचना आपको मुसीबत में डाल देगा? अगले भाग में हम पहले हिस्से के आखिरी झूठ का पर्दाफाश करेंगे। बड़ा सोचना बुरा है। बड़ा सोचना बुरा है। बिग इज बैड। दोस्तों, बचपन से ही हमें अक्सर सिखाया जाता है, उतने ही पांव पसारो जितनी लंबी चादर हो। हमें डराया जाता है कि बड़े सपने देखना मतलब बड़ी मुश्किलें मोल लेना है। हमें लगता है कि बड़ा सोचना खतरनाक है, क्योंकि अगर हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा। गैरी केलर कहते हैं कि बड़ा सोचना बुरा है। ये सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा झूठ है। असल में जब हम छोटा सोचते हैं तो हम अपनी संभावनाओं को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं। बड़ा सोचना आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये दिखाने के लिए है कि आप क्या बन सकते हैं। लेखक कहते हैं कि कोई भी आज तक अपनी सोच से ज्यादा बड़ा हासिल नहीं कर पाया है। आपकी सफलता का आकार आपकी सोच के आकार पर निर्भर करता है। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते, नए तरीके और बड़े समाधान खोजने लगता है। छोटा सोचना आपको असुरक्षा से तो बचा सकता है, लेकिन ये आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कभी नहीं बनने देगा। मिलिए 2 दोस्तों से, रमन और विशाल से। दोनों ने एक साथ अपनी कॉफी शॉप खोलने का सपना देखा। रमन की सोच छोटी और सुरक्षित थी। उसने सोचा, मैं बस एक छोटी सी दुकान खोलूंगा जहां दिन के 50 कप कॉफी बिक जाए और मेरा घर चलता रहे। रमन ने कभी बड़ा नहीं सोचा, क्योंकि उसे डर था कि बड़ी दुकान मतलब बड़ा कर्ज और ज्यादा सिरदर्द। वहीं दूसरी ओर विशाल था। उसकी सोच बड़ी और साहसी थी। उसने सोचा, मैं एक ऐसी कॉफी शॉप बनाऊंगा जो पूरे शहर में मशहूर होगी और आने वाले 5 साल में मेरी 100 ब्रांचेज होंगी। शुरुआत में दोनों में कड़ी मेहनत की। 2 साल बाद रमन की दुकान वैसी ही थी जैसी पहले दिन थी, छोटी और औसत। वो खुश तो था, पर जैसे ही पास में एक बड़ा कैफे खुला, रमन के ग्राहक वहां जाने लगे और उसकी दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। रमन के पास कोई बड़ा प्लान नहीं था जिससे वो इस मुश्किल का सामना कर सके। लेकिन विशाल का अनुभव अलग था।
क्योंकि उसने बड़ा सोचा था, इसलिए उसने शुरुआत से ही अपनी कॉफ़ी की क्वालिटी, अपनी टीम की ट्रेनिंग और ब्रांडिंग पर वैसा ही काम किया जैसा एक इंटरनेशनल कंपनी करती है। जब मुश्किलें आईं तो उसकी बड़ी सोच ने उसे बड़े समाधान दिए। आज विशाल के पास सिर्फ 100 नहीं बल्कि 500 आउटलेट्स हैं। विशाल ने रमन से एक बात कही, बड़ा सोचना कठिन नहीं है, बस अलग है। जितना समय और ऊर्जा तुम छोटा सोचने में लगाते हो, उतनी ही ऊर्जा बड़ा सोचने में भी लगती है। तो क्यों ना कुछ ऐसा सोचा जाए जो दुनिया बदल दे। दोस्तों, विशाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे डर ही हमारी सीमाओं को तय करते हैं। बड़े लक्ष्यों से डरिए मत। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप खुद को बढ़ने के लिए जगह देते हैं। लेखक कहते हैं कि बड़ा सोचना एक अवसर है, बोझ नहीं। अपने आप से पूछिए, अगर मुझे पता हो कि मैं फेल नहीं हो सकता तो मैं कितना बड़ा सपना देखूंगा। याद रखिए, मेडियोक्रिटी का होना ही असली बुराई है। अपनी सोच की चादर को बड़ा कीजिए ताकि आप पूरी दुनिया को उसमें समेट सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ द वन थिंग का पार्ट 1 द लाइज यहां समाप्त होता है। हमने उन 6 झूठों का पर्दाफाश किया जो हमें सालों से गुमराह कर रहे थे। लेकिन अब सवाल यह है कि सच क्या है? वो कौन सा रास्ता है जो सीधी सफलता की ओर जाता है? जानेंगे पार्ट 2 द ट्रूथ में, जहां हम सीखेंगे उस जादुई सवाल के बारे में जो आपकी जिंदगी को सरल और सफल बना देगा। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी वन थिंग की तलाश जारी रखिए, सिर्फ लिसन गुड थिंक गुड पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले पार्ट में। पार्ट 2 द ट्रूथ, सत्य, उत्पादकता का सरल मार्ग। नमस्कार दोस्तों, लिसन गुड थिंक गुड के इस विशेष सफर में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने उन 6 झूठों का पर्दाफाश किया जो बरसों से हमारी सफलता की जड़ें काट रहे थे। हमने जाना कि कैसे मल्टीटास्किंग, अनुशासन का भ्रम और संतुलित जीवन की चाहत हमें असल में पीछे धकेल रही थी। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर वो सब झूठ था तो सच क्या है? असाधारण परिणाम पाने का वो सीधा और सरल रास्ता कौन सा है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं? लेखक गैरी केलर इस दूसरे भाग में हमें द ट्रूथ यानी उस परम सत्य से रूबरू कराते हैं जो प्रोडक्टिविटी के सारे पुराने नियमों को बदल कर रख देगा। यहां हम किसी जटिल फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी जादुई चाबी की बात करेंगे जो आपके जीवन के हर उलझे हुए ताले को खोल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी बहुत बड़े परिणाम कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? नहीं, उनके पास सिर्फ एक सवाल होता है, एक ऐसा सवाल जो उनके धुंधले भविष्य को एकदम साफ कर देता है। इस भाग में हम सीखेंगे कि कैसे अपने बिखरे हुए विचारों को एक लेजर बीम की तरह एक बिंदु पर केंद्रित किया जाए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 द ट्रूथ का पहला और सबसे क्रांतिकारी अध्याय, द फोकसिंग क्वेश्चन, वो एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सही रास्ते पर चलना मुश्किल क्यों होता है? असल में मुश्किल रास्ता नहीं है, मुश्किल है चुनाव करना। हम हर समय हजारों सवालों और विकल्पों से घिरे रहते हैं। लेखक गैरी केलर कहते हैं कि असाधारण परिणाम पाने के लिए आपको जवाब नहीं बल्कि एक सही सवाल की जरूरत है। वो सवाल है, वो कौन सा एक काम है जिसे मैं कर सकता हूं, जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा? इस सवाल के 3 हिस्से हैं जो इसे जादुई बनाते हैं। पहला, वो कौन सा एक काम, ये आपको कई विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर मजबूर करता है। दूसरा, जिसे मैं कर सकता हूं, ये आपको उन चीजों से हटाकर एक्शन पर लाता है जो आपके बस में हैं। तीसरा, जिसे करने से बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाएगा, ये इस सवाल की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको उस पहले डोमिनो को खोजने में मदद करता है जिसे गिराते ही सफलता की पूरी कतार अपने आप गिरने लगती है। विक्रम एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मालिक था। उसकी कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। क्लाइंट्स कम हो रहे थे, कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे थे और विक्रम पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। विक्रम पागलों की तरह हर दिशा में हाथ पैर मार रहा था। वो कभी मार्केटिंग बढ़ाता, कभी खर्चे कम करता, तो कभी नए सॉफ्टवेयर खरीदता। वो हर दिन 15 से 16 घंटे काम करता, पर हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन विक्रम ने खुद को शांत किया और एक कमरे में अकेला बैठ गया। उसने कागज पर वही सवाल लिखा, वो कौन सा एक काम है जिसे मैं अभी कर सकता हूं, जिससे बाकी सब आसान हो जाए। उसने सोचना शुरू किया, क्या सेल्स बढ़ाना वो काम है? नहीं। क्या खर्चा कम करना? नहीं। गहराई से सोचने पर उसे एहसास हुआ कि उसकी कंपनी की असली ताकत उसके पुराने टॉप 5 क्लाइंट्स थे, जिन्हें उसने नए क्लाइंट्स ढूंढने के चक्कर में नजरअंदाज कर दिया था। उसे समझ आया कि अगर वो उन 5 क्लाइंट्स का भरोसा फिर से जीत ले और उन्हें शानदार सर्विस दे, तो वे उसे और बड़े प्रोजेक्ट्स देंगे और नए क्लाइंट्स खुद ब खुद उसके पास आएंगे। विक्रम ने बाकी सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा उन 5 क्लाइंट्स को खुश करने में लगा दी।
नतीजा क्या हुआ? 3 महीने के अंदर उन क्लाइंट्स ने विक्रम को इतने प्रोजेक्ट्स दिए कि उसे नए क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसका कैश फ्लो सुधर गया, टीम का भरोसा वापस आ गया और बाकी सारी मुश्किलें अपने आप खत्म हो गईं। विक्रम ने अपनी वन थिंग खोज ली थी। दोस्तों, विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं के पत्तों को छांटने में लगे रहते हैं, जबकि हमें जरूरत होती है जड़ पर वार करने की। जब भी आप उलझन में हो, जब आपको लगे कि काम का बोझ बहुत ज्यादा है, तो रुकिए और खुद से ये फोकसिंग क्वेश्चन पूछिए। ये सवाल एक कंपास की तरह है जो आपको भटकाव के जंगल से बाहर निकालकर सीधे आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। याद रखिए, सफलता इस बात में नहीं है कि आप कितना ज्यादा कर रहे हैं, बल्कि इस बात में है कि आप वो एक काम कर रहे हैं या नहीं जो वाकई मायने रखता है। लेकिन क्या ये सवाल एक बार पूछना काफी है? नहीं, इसे एक आदत बनाना होगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे इस सवाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। सफलता की आदत, द सक्सेस हैबिट। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने फोकसिंग क्वेश्चन के बारे में जाना, लेकिन एक महान सवाल तभी काम करता है जब उसे बार बार पूछा जाए। लेखक गैरी केलर कहते हैं कि सफलता कोई ऐसी घटना नहीं है जो एक दिन अचानक घट जाती है, बल्कि सफलता एक आदत है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें हर वक्त बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होगा, लेकिन सच ये है कि आपको सिर्फ इस फोकसिंग क्वेश्चन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। जब आप इस सवाल को अपने जीवन के हर क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर में लागू करते हैं, तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। लेखक इसे सफलता की आदत कहते हैं, क्योंकि ये आपको जटिलता से हटाकर सिंप्लिसिटी की ओर ले जाती है। अंकित एक फ्रीलांस राइटर था। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो काम शुरू तो करता था, पर कभी खत्म नहीं कर पाता था। वो कभी अपनी डाइट सुधारने की सोचता, कभी नई स्किल सीखने की, तो कभी एक्सरसाइज करने की। नतीजा ये होता कि वो हर चीज में औसत रह जाता। एक दिन अंकित ने तय किया कि वो द वन थिंग के सिद्धांत को अपनी आदत बनाएगा। उसने अपने वर्क डेस्क पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था कि आज मेरा वो एक काम, वो वन थिंग क्या है। शुरुआत के कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। कभी पुराने दोस्त का कॉल आ जाता, कभी यूट्यूब के नोटिफिकेशन उसे भटका देते, लेकिन अंकित ने हार नहीं मानी। उसने खुद को 66 दिनों की चुनौती दी। पहले 20 दिन उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसे बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता कि फोन दूर रखो और सिर्फ उस एक आर्टिकल पर ध्यान दो। अगले 20 दिन धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। अब उसे सवाल पूछने में जोर नहीं लग रहा था। आखिरी 26 दिन, अब ये उसकी आदत बन चुकी थी। जैसे ही वो सुबह अपनी कुर्सी पर बैठता, उसका दिमाग अपने आप पूछने लगता, आज का सबसे जरूरी काम क्या है। 66 दिनों बाद अंकित का काम करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी फील्ड के 3 सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड समय में पूरे किए। अब उसे अनुशासन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सफलता अब उसकी आदत बन चुकी थी। दोस्तों, अंकित की कहानी हमें एक बहुत बड़ा मंत्र देती है। आप अपनी पूरी जिंदगी को एक साथ नहीं बदल सकते, लेकिन आप एक आदत जरूर बदल सकते हैं। सफलता के लिए आपको सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर सुबह उठकर खुद से वो एक सवाल पूछना है। इसे अपनी लाइफ के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल करें। सेहत के लिए वो एक आदत क्या है जिसे अपनाने से मैं फिट रह सकूं? रिश्तों के लिए वो एक काम क्या है जिससे मेरे परिवार के साथ मेरे रिश्ते बेहतर हो जाएं? जब आप छोटे छोटे क्षेत्रों में अपनी वन थिंग को आदत बना लेते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी खुद ब खुद एक मास्टरपीस बन जाती है। लेकिन क्या सिर्फ सवाल पूछना काफी है? एक सही सवाल का एक शानदार जवाब कैसे ढूंढा जाए? अगले भाग में हम जानेंगे महान उत्तरों का मार्ग, द पाथ टू ग्रेट आंसर्स। टॉपिक 3, महान उत्तरों का मार्ग, द पाथ टू ग्रेट आंसर्स। दोस्तों, अब तक हमने फोकसिंग क्वेश्चन पूछना सीख लिया और उसे अपनी आदत भी बना लिया। लेकिन सवाल तो सिर्फ आधा रास्ता है। असली मंजिल है एक महान जवाब। लेखक गैरी केलर कहते हैं कि हर सवाल के 3 तरह के जवाब होते हैं। छोटा जवाब, वो जो आसान है और आपकी पहुंच के भीतर है। मध्यम जवाब, वो जिसे पाने के लिए थोड़ी मेहनत चाहिए। महान जवाब, वो जो आपकी वर्तमान सीमाओं के बाहर है। असाधारण परिणाम पाने के लिए आपको महान जवाब की तलाश करनी होगी। इसके लिए लेखक एक प्रक्रिया बताते हैं। पहले बेंचमार्किंग करें, यानी देखें कि दुनिया में अब तक उस काम को सबसे बेहतर तरीके से किसने किया है, और फिर उस बेंचमार्क के भी पार जाने की संभावना तलाशें। जब आप अपनी सोच को क्या संभव है, व्हाट्स पॉसिबल के पार ले जाते हैं, तब आपको महान उत्तर मिलते हैं। सुमित एक छोटे से शहर में ऑर्गेनिक मसालों का बिजनेस करता था। उसका फोकसिंग क्वेश्चन था, मैं अपने मसालों की बिक्री को 10 गुना कैसे बढ़ा सकता हूं? पहले उसे छोटा जवाब मिला, अखबार में विज्ञापन दे दो। उसने दिया, पर सेल सिर्फ 5% बढ़ी।
फिर उसे मध्यम जवाब मिला, शहर के बड़े किराना स्टोर से टाई अप कर लो। उसने किया, सेल 20% बढ़ गई। लेकिन सुमित का लक्ष्य 10 गुना था। उसे एक महान जवाब चाहिए था। सुमित ने रिसर्च की। उसने देखा कि दुनिया की बड़ी कंपनियां कैसे काम करती हैं। उसने पाया कि लोग सिर्फ मसाला नहीं बल्कि भरोसा खरीदते हैं। उसने एक महान जवाब खोजा। उसने अपने पैकेट पर एक क्यूआर कोड लगाया जिसे स्कैन करते ही ग्राहक उस खेत की लाइव वीडियो और मिट्टी की जांच रिपोर्ट देख सकता था जहां वो मसाला उगा था। ये जवाब उसकी सोच के दायरे से बाहर था। किसी ने ऐसा नहीं किया था। नतीजा, उसकी ट्रांसपेरेंसी की चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 3 महीने के अंदर उसके पास न सिर्फ शहर से बल्कि पूरे देश से ऑर्डर्स आने लगे। सुमित का बिजनेस 10 गुना नहीं बल्कि 50 गुना बढ़ गया। उसने औसत जवाबों को छोड़कर महान जवाब का रास्ता चुना था। दोस्तों, सुमित की कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी पुरानी जानकारी के आधार पर ही समाधान ढूंढते हैं। अगर आप वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। महान उत्तर पाने के लिए पहले दुनिया के बेस्ट को स्टडी करें और फिर खुद से पूछें, इसके आगे क्या। अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़िए। जब आप बड़ा और सटीक सवाल पूछते हैं तो ब्रह्मांड आपको बड़ा और सटीक रास्ता भी दिखाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ पार्ट 2 द ट्रूथ समाप्त होता है। हमने जाना कि फोकसिंग क्वेश्चन क्या है, इसे आदत कैसे बनाएं और महान जवाब कैसे ढूंढें। अब हम बढ़ने वाले हैं इस किताब के सबसे रोमांचक और अंतिम हिस्से की ओर, पार्ट 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। यहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने पर्पस को पहचानें और समय को इस तरह ब्लॉक करें कि कोई भी ताकत आपको सफल होने से ना रोक सके। क्या आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देखने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं आखिरी भाग का सफर, सिर्फ लिसन गुड थिंक गुड पर। नमस्कार दोस्तों, लिसन गुड थिंक गुड पर हम आ चुके हैं इस महान किताब के अंतिम और सबसे क्रांतिकारी पड़ाव पर। अब तक हमने झूठों को पहचाना और सत्य को समझा। लेकिन दोस्तों, ज्ञान केवल एक संभावना है, असली ताकत एक्शन में है। पार्ट 3 हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी पूरी लाइफ को एक रॉकेट की तरह लॉन्च कर सकते हैं। लेखक गैरी केलर कहते हैं कि असाधारण परिणाम पाने के लिए आपको 3 चीजों को एक लाइन में लाना होगा: आपका पर्पस, आपकी प्रायोरिटी और आपकी प्रोडक्टिविटी। सोचिए एक आइसबर्ग के बारे में। जो हिस्सा ऊपर दिखता है वो है सफलता, लेकिन उसके नीचे छिपा विशाल आधार है आपका उद्देश्य। आज हम उसी नींव की बात करेंगे जो आपको कभी टूटने नहीं देगी। पार्ट 1 उद्देश्य के साथ जिएं, लिव विद पर्पस। लेखक कहते हैं कि हमारा पर्पस यानी हमारा उद्देश्य हमारे जीवन का कंपस है। बिना उद्देश्य के हम वैसे ही हैं जैसे बिना पते का कोई लिफाफा, चाहे उस पर कितनी भी महंगी स्टैंप लगी हो, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। खुशी का असली राज पैसे या शोहरत में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपका पर्पस आपको वो शक्ति देता है कि जब आप सुबह उठें तो आपके पास बिस्तर छोड़ने का एक ठोस कारण हो। ये उद्देश्य ही है जो आपकी वन थिंग को दिशा देता है। जब आपका वाई बड़ा होता है तो हाउ अपने आप आसान हो जाता है। मानस एक बहुत सफल कॉर्पोरेट वकील था। 35 साल की उम्र तक उसके पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया सफलता कहती है: महंगी गाड़ियां, बड़ा घर और समाज में इज्जत। लेकिन मानस अंदर से खुश नहीं था। उसे हर सुबह काम पर जाना एक बोझ लगता था। वो बस जी नहीं रहा था बल्कि कट रहा था। एक दिन मानस ने खुद से एक कड़वा सवाल पूछा: अगर मैं कल नहीं रहा तो क्या इस काम का कोई मतलब रह जाएगा? उसे जवाब मिला, नहीं। मानस ने अपनी वन थिंग खोजी और अपने उद्देश्य पर काम करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसे लॉ से प्यार नहीं था, बल्कि उसे गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने में खुशी मिलती थी। मानस ने अपनी हाई प्रोफाइल जॉब नहीं छोड़ी, बल्कि अपने काम को एक नए उद्देश्य से जोड़ दिया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा और हफ्ते का एक दिन उन बच्चों को कानूनी और आर्थिक सलाह देने में लगाया जिन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। अचानक मानस की जिंदगी बदल गई। अब वो सुबह 5 बजे बिना अलार्म के उठने लगा। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। अब वो सिर्फ वकील नहीं था, वो एक उद्देश्य के साथ जी रहा था। उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी और बेहतर हो गई क्योंकि अब उसकी ऊर्जा सकारात्मक थी। सफलता केवल पाना नहीं है, बल्कि उस पाने के पीछे का मीनिंग समझना है। बिना उद्देश्य के सफलता केवल एक खाली डिब्बा है। दोस्तों, मानस की कहानी हमें सिखाती है कि हम सबके भीतर एक बड़ा क्यों छिपा है। आज खुद से पूछिए, मेरा उद्देश्य क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो मुझे खुशी और सुकून देती है? जब आपको अपना उद्देश्य मिल जाएगा तो आपकी वन थिंग को पहचानना और उसे पूरा करना आपके लिए खेल बन जाएगा।
याद रखिए, जो इंसान बिना उद्देश्य के जीता है वो सिर्फ वक्त गुजारता है, लेकिन जो उद्देश्य के साथ जीता है वो इतिहास रचता है। लेकिन क्या सिर्फ उद्देश्य काफी है? उस उद्देश्य को पाने के लिए हमें आज क्या करना चाहिए? अगले भाग में हम सीखेंगे प्राथमिकता के साथ जिएं, लिव बाय प्रायोरिटी। प्राथमिकता के साथ जिएं, लिव बाय प्रायोरिटी। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने पर्पस यानी अपने जीवन के क्यों को समझा, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक दिशा है। उस दिशा में पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। लेखक गैरी केलर कहते हैं कि उद्देश्य के बिना प्राथमिकता शक्तिहीन है और प्राथमिकता के बिना उद्देश्य केवल एक सपना है। ज्यादातर लोग भविष्य के बड़े लक्ष्यों को देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि वे बहुत दूर लगते हैं। यहाँ लेखक हमें एक जादुई तकनीक देते हैं, गोल सेटिंग टू द नाउ। इसका मतलब है कि आप अपने भविष्य के लक्ष्य को आज के एक छोटे से काम से जोड़ दें। आपका 5 साल का लक्ष्य क्या है? उसे पाने के लिए 1 साल का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसे पाने के लिए इस महीने का 1 थिंग क्या है? उसे पाने के लिए आज की 1 थिंग क्या है? और उसे पाने के लिए अभी की 1 थिंग क्या है? जब आप इस तरह सोचते हैं तो भविष्य का बड़ा पहाड़ आज के एक छोटे से कदम में बदल जाता है। मानसी का बचपन से सपना था कि वो एक नॉवल लिखे। वो पिछले 10 साल से यही कह रही थी कि एक दिन मैं अपनी किताब पूरी करूंगी, लेकिन जब भी वो लिखने बैठती उसे लगता कि 50,000 शब्द लिखना तो नामुमकिन है। वो घबराकर लैपटॉप बंद कर देती और फिर से अपने रोजमर्रा के कामों में उलझ जाती। उसका उद्देश्य साफ था, पर उसकी प्राथमिकता तय नहीं थी। एक दिन मानसी ने द 1 थिंग का फॉर्मूला अपनाया। उसने खुद से कहा, मेरा 5 साल का लक्ष्य है एक सफल लेखक बनना, तो इस साल का लक्ष्य है किताब का पहला ड्राफ्ट तैयार करना, तो इस महीने का लक्ष्य है 4 चैप्टर लिखना, तो इस हफ्ते का लक्ष्य है 1 चैप्टर पूरा करना। और आखिर में वो उस सवाल पर आई जिसने सब बदल दिया, तो आज की मेरी वो 1 थिंग क्या है जिसे करने से बाकी सब आसान हो जाए? जवाब मिला, आज सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच 500 शब्द लिखना। मानसी ने अब 5000 शब्दों के बारे में सोचना छोड़ दिया। उसकी पूरी दुनिया अब सिर्फ उन 500 शब्दों के इर्द गिर्द सिमट गई। हर दिन वो अपनी उस प्राथमिकता को पूरा करती। देखते ही देखते जो किताब 10 साल से शुरू नहीं हो पाई थी, वो सिर्फ 6 महीने में पूरी हो गई। मानसी ने समझ लिया था कि भविष्य की बड़ी इमारत आज की एक ईंट सही जगह रखने से बनती है। दोस्तों, मानसी की कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर भविष्य की चिंता में आज को खो देते हैं। प्रायोरिटी का मतलब है आज, अभी, इसी वक्त सबसे जरूरी काम क्या है। अपनी लाइफ को टुकड़ों में बांटिए। जब आप अपने दूर के लक्ष्य को आज के एक छोटे से काम से जोड़ देते हैं तो सफलता एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाती है। याद रखिए, आप कल को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अभी को अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं। लेकिन क्या प्राथमिकता तय करना ही काफी है? आप उस प्राथमिकता को पूरा कैसे करेंगे जब पूरी दुनिया आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो? अगले भाग में हम सीखेंगे इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल सबक, लिव फॉर प्रोडक्टिविटी, और जानेंगे टाइम ब्लॉकिंग की ताकत। टॉपिक 3, उत्पादकता के साथ जिएं, लिव फॉर प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, अब तक हमने अपना पर्पस जान लिया और अपनी प्रायोरिटी भी तय कर ली, लेकिन अब बारी है इसे हकीकत में बदलने की। लेखक गैरी केलर कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि वे अपने सबसे जरूरी काम को सबसे ज्यादा समय देते हैं। इसे हासिल करने का सबसे अचूक तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपने कैलेंडर में एक समय तय करना और उसे अपनी 1 थिंग के लिए सुरक्षित कर देना। लेखक के अनुसार आपको दिन के शुरुआती 4 घंटे अपनी उस एक प्राथमिकता को देने चाहिए। उस समय के दौरान आप दुनिया के लिए गायब हो जाते हैं। अगर आप अपनी 1 थिंग को टाइम ब्लॉक नहीं करते तो यकीन मानिए, दुनिया का शोर आपकी उत्पादकता को चुरा लेगा। समीर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। वो सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता था और रात के 8 बजे तक काम करता था। फिर भी उसका काम कभी समय पर पूरा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि समीर का पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन से भरा रहता था। कभी कोई कलीग उसे चाय के लिए बुला लेता, कभी अचानक कोई मीटिंग आ जाती, तो कभी ईमेल के नोटिफिकेशन उसका ध्यान भटका देते। समीर बहुत व्यस्त था, पर प्रोडक्टिव नहीं था। एक दिन समीर ने टाइम ब्लॉकिंग का नियम अपनाया। उसने तय किया कि सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक उसका फोकस टाइम होगा। उसने कुछ कड़े कदम उठाए। उसने अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दिया। उसने अपने ऑफिस डेस्क पर एक छोटा सा साइन बोर्ड लगाया।
अभी मैं डीप वर्क में हूँ, कृपया 1 बजे के बाद मिलें। उसने अपने ईमेल टैब को बंद कर दिया। शुरुआत में उसके दोस्तों को बुरा लगा, लेकिन जब 15 दिनों के बाद समीर ने वो प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जिसे करने में उसे महीने लग रहे थे, तो सब हैरान रह गए। समीर ने पाया कि जो काम वो पहले 10 घंटे में नहीं कर पा रहा था, अब वो सिर्फ उन 4 घंटों के गहरे फोकस में हो रहा था। समीर ने समय को मैनेज करना नहीं, बल्कि समय को ब्लॉक करना सीख लिया था। दोस्तों, समीर की कहानी हमें सिखाती है कि उत्पादकता का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही समय पर सिर्फ वही काम करना है। अपनी वन थिंग के लिए समय की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दें। लेखक कहते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अपने उस समय की रक्षा यानी प्रोटेक्ट योर ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर कोई आपसे उस समय में कुछ और करने को कहे तो शालीनता से ना कहना सीखें। याद रखिए, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपकी टू डू लिस्ट कितनी लंबी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपनी वन थिंग को कितना समर्पित समय दिया है। लेकिन क्या सिर्फ समय ब्लॉक करना काफी है? इस रास्ते में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी सफलता की रुकावट बन सकती हैं। अगले भाग में हम जानेंगे 3 प्रतिबद्धताएं, द 3 कमिटमेंट्स, जो आपको असाधारण परिणामों तक पहुंचाएंगी। टॉपिक 4, 3 प्रतिबद्धताएं, द 3 कमिटमेंट्स। दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग कर लेना और प्राथमिकता तय कर लेना काफी नहीं है। असाधारण परिणाम वे लोग पाते हैं जो अपने काम के प्रति एक खास तरह का समर्पण रखते हैं। लेखक गैरी केलर कहते हैं कि अपनी वन थिंग में शिखर तक पहुंचने के लिए आपको 3 कमिटमेंट्स निभानी होंगी। पहला, मास्टरी की राह, द पाथ टू मास्टरी। मास्टरी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। इसका मतलब है कि आप अपनी वन थिंग में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ई से पी की ओर बढ़ना, मूविंग फ्रॉम ई टू पी। ई का मतलब है एंटरप्रेन्योरियल यानी प्राकृतिक तरीका, यानी वो काम करना जो आपको सहज लगता है। पी का मतलब है पर्पसफुल यानी उद्देश्यपूर्ण तरीका, यानी अपनी सीमाओं को तोड़कर वो तरीका ढूंढना जो सबसे ज्यादा प्रभावी हो। तीसरा, जवाबदेही का चक्र, लिव द अकाउंटेबिलिटी साइकिल। सफल लोग परिणामों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे विक्टिम नहीं बनते, बल्कि अपनी सफलता के मालिक बनते हैं। मिसाल के तौर पर, विशाल को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो पिछले 5 साल से शादियों और इवेंट्स में फोटो खींच रहा था। विशाल बहुत मेहनती था। वो अपने प्राकृतिक तरीके से फोटो खींचता था। उसे जो आता था वो वही करता रहा। लेकिन एक समय के बाद उसकी तरक्की रुक गई। उसे नए और बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो गए। विशाल ई लेवल पर अटक गया था। एक दिन विशाल ने अपनी वन थिंग के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। उसने तय किया कि वो अब पर्पसफुल तरीके से काम करेगा। उसने क्या किया? उसने अपनी पुरानी गलतियों का विश्लेषण किया और एक मेंटर रखा। उसने वो नई लाइटिंग तकनीक सीखी जो उसे पहले बहुत मुश्किल लगती थी। उसने अपने पुराने ढर्रे को छोड़कर उन तरीकों को अपनाया जो दुनिया के टॉप फोटोग्राफर्स इस्तेमाल करते थे। विशाल ने अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ दिया था। नतीजा, अगले 1 साल में विशाल का काम इतना निखर गया कि अब उसे इंटरनेशनल मैगजीन से ऑफर आने लगे। विशाल ने समझ लिया था कि सिर्फ काम करना काफी नहीं है, सही तरीके से खुद को चुनौती देना जरूरी है। दोस्तों, विशाल की कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी छत खुद ही तय कर लेते हैं। अपनी वन थिंग में मास्टरी हासिल करने का संकल्प लें। जब आप किसी काम को करने के अपने स्वाभाविक तरीके की सीमा पर पहुंच जाएं, तो रुके नहीं, पी यानी पर्पसफुल बने और नए तरीके खोजें। और सबसे जरूरी, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। जब आप खुद को अकाउंटेबल बनाते हैं, तो आप अपनी किस्मत के खुद लेखक बन जाते हैं। लेकिन सावधान, इस सफर में कुछ ऐसे भी चोर हैं जो आपकी उत्पादकता और आपकी खुशियों को चुपके से चुरा लेते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे उत्पादकता के 4 चोर, द 4 थीव्स। ये कौन हैं और इनसे कैसे बचें? दोस्तों, आपने अपनी वन थिंग चुन ली, समय भी ब्लॉक कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो साए की तरह आपके पीछे लगी रहती हैं और आपकी सफलता को चुरा लेती हैं। लेखक गैरी केलर इन्हें उत्पादकता के 4 चोर कहते हैं। अगर आप इनसे बचना नहीं सीखेंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। ये 4 चोर हैं। 1, ना कहने की असमर्थता, इनएबिलिटी टू से नो। जब आप हर किसी को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में अपनी वन थिंग को ना कह रहे होते हैं। 2, अव्यवस्थित होने का डर, फियर ऑफ केओस। जब आप एक चीज पर फोकस करते हैं तो बाकी चीजें बिखरने लगती हैं। इसे स्वीकार न कर पाना दूसरा चोर है। 3, खराब स्वास्थ्य आदतें, पुअर हेल्थ हैबिट्स। अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है तो आप फोकस कैसे करेंगे? 4,
लक्ष्य का समर्थन न करने वाला माहौल, एनवायरनमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। आपके आसपास के लोग और आपकी जगह आपकी सफलता तय करते हैं। रितिका एक बहुत ही होनहार कंटेंट क्रिएटर थी। उसकी वन थिंग थी रोजाना 2 घंटे अपनी नई किताब की स्क्रिप्ट लिखना। लेकिन रितिका के साथ एक समस्या थी, वो किसी को ना नहीं कह पाती थी। एक सुबह जब वो अपनी स्क्रिप्ट लिखने बैठी, उसकी सहेली का फोन आया। क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी? रितिका ने हाँ कह दिया। दोपहर में उसके पड़ोसी ने मदद मांगी, रितिका ने हाँ कह दिया। शाम को ऑफिस के कलीग ने अपना काम उसे थमा दिया, रितिका ने फिर हाँ कह दिया। रात को रितिका थक कर चूर थी। उसकी स्क्रिप्ट का एक पन्ना भी नहीं लिखा गया था। सिर्फ यही नहीं, रितिका अपनी नींद और खाने का भी ख्याल नहीं रखती थी। तीसरा चोर। नतीजा ये हुआ कि 3 महीने बाद रितिका चिड़चिड़ी हो गई और उसका काम पूरी तरह ठप पड़ गया। उसे लगा कि वो नाकामयाब है, लेकिन असल में वो इन 4 चोरों की शिकार थी। रितिका ने बदलाव किया। उसने ना कहना सीखा। उसने अपने कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया। उसने तय किया कि वो 7 घंटे की नींद लेगी। जैसे ही उसने इन चोरों को बाहर निकाला, उसकी उत्पादकता रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगी। दोस्तों, रितिका की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत करने से नहीं, बल्कि बाधाओं को रोकने से मिलती है। अपनी वन थिंग की रक्षा करना सीखें। अगर आप दुनिया के हर काम को हाँ कहेंगे, तो आप कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। अपनी सेहत को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं, क्योंकि एक बीमार शरीर कभी महान विचार पैदा नहीं कर सकता। अपने माहौल को ऐसा बनाएं जो आपको ऊपर उठाए, ना कि पीछे खींचे। इन चोरों को पहचानिए और अपने समय के दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगा दीजिए। तो दोस्तों, अब हम इस अद्भुत किताब के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। सब कुछ जानने के बाद अब उस यात्रा की शुरुआत कैसे करें? अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे द जर्नी के बारे में। कैसे एक छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने सीखा कि झूठ क्या है, सच क्या है और असाधारण परिणाम कैसे पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। गैरी केलर कहते हैं कि हर महान उपलब्धि एक छोटे से कदम से शुरू होती है। आप अपनी पूरी लाइफ को एक दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन आप आज को बदल सकते हैं। असाधारण जीवन का रहस्य केवल उन पलों में छिपा है जिन्हें आप अभी जी रहे हैं। अगर आप अपने आज को अपनी वन थिंग को समर्पित कर देते हैं, तो भविष्य की बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। याद रखिए, आपकी सफलता की कहानी आपके पहले डोमिनो को गिराने से शुरू होती है। सुमित एक बहुत ही साधारण परिवार से था और उसका सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। जब वो पहाड़ के नीचे खड़ा होता, तो उसे ऊपर की बर्फीली चोटियां देखकर डर लगता था। उसे लगता था कि इतने हजारों फीट की चढ़ाई वो कैसे करेगा। उसका शरीर कांपने लगता था। तभी उसके मेंटर ने उसे एक बात कही, सुमित, ऊपर मत देखो, बस अपने अगले कदम को देखो। क्या तुम अगला एक कदम उठा सकते हो? सुमित ने कहा, हाँ, एक कदम तो मैं उठा सकता हूँ। मेंटर ने कहा, बस वही तुम्हारी वन थिंग है। सुमित ने अपनी पूरी यात्रा को सिर्फ एक कदम में बदल दिया। जब भी वो थकता, वो खुद से पूछता, क्या एक कदम और वो आगे बढ़ जाता। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन सुमित ने खुद को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पाया। उसने पहाड़ को एक बार में नहीं जीता था, उसने पहाड़ को एक एक कदम करके जीता था। आपकी जिंदगी का एवरेस्ट भी आपकी पहुंच में है। आपको बस अपनी वन थिंग को पहचानना है और आज का वो पहला कदम उठाना है। दोस्तों, सुमित की ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अंत के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं। अपनी यात्रा को अभी से शुरू करें। सफल लोग वो नहीं हैं जो कभी नहीं डरते, बल्कि सफल लोग वो हैं जो डर के बावजूद अपना पहला कदम उठाते हैं। अपनी लाइफ का वो पहला डोमिनो खोजिए और उसे पूरी ताकत से धक्का दीजिए। बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी गैरी केलर की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक द वन थिंग की पूरी यात्रा। हमने जाना कि कैसे कम करके हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं। आज इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें कि वो कौन सा एक काम है जिसे मैं अभी कर सकता हूं, जिससे मेरी जिंदगी का रास्ता आसान हो जाए। अगर आपको जवाब मिल गया है, तो देर मत कीजिए, अभी इसी वक्त उस पर काम शुरू करें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी लाइफ की वन थिंग क्या है। आपके विचार हमें और बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है, तो इसे लाइक करें और उन अपनों के साथ शेयर करें जिन्हें आप सफल होते देखना चाहते हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी महानता की ओर बढ़ते रहिए, सिर्फ लिसन गुड थिंक गुड पर। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी वन थिंग पर टिके रहें। जय हिंद।